जय हिंद दोस्तों, मैं महेश मेवाड़ा आईबीएस डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश गठन हो चुका था, छत्तीसगढ़ को भी अलग हो चुका। अब वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति जान रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देखें, फिर इसके बाद जो आज का वीडियो जरूर देखें। तो इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश की नाम और उपनाम। मध्य प्रदेश शुरू में यह देखा जाए कि मध्य प्रदेश का शुरू का नाम क्या था जब अंग्रेजों ने नियंत्रण में किया था। पहले देखा जाए, पहले तो रियासतें चलती थी, मध्य प्रदेश का कोई नाम नहीं था। 1818 में अंग्रेजों ने मध्य प्रदेश के ऊपर आक्रमण या मध्य प्रदेश की रियासतों पर आक्रमण किया। आक्रमण करके उन्होंने 1818 में आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध में मराठाओं को हराकर उन्होंने नर्मदा सागर और छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा जीत लिया। और जीतने के बाद उन्होंने 1853 में, फिर बाद में 1853 में राघोजी तृतीय की मृत्यु के बाद उन्होंने पहली बार तीनों हिस्सों को मिलाकर नागपुर, छत्तीसगढ़, नर्मदा और जबलपुर, चारों को मिलाकर एक नया नाम दिया जिसका नाम था सेंटर प्रोविंस। इसी को मध्य प्रांत या सेंटर इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कब दिया गया? 1861 में। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश को सीपी वाले क्षेत्र, पहले सेंट्रल प्रोविंस था, लेकिन इन्होंने 1936 में एक नया भूभाग जोड़ने के बाद वो जो नया भूभाग था वो बरार था, तो 1836 में इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस बरार रखा गया। 1947 में देश आजाद हुआ था, तब मध्य प्रदेश इसका नाम रखा गया। 1947 में मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश ही रखा। और बाद में नेहरू जी ने, वर्तमान उस समय जो प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी, क्योंकि ये पूरे मध्य में होने के कारण, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में हृदय मध्य में रहता है, उसी प्रकार भारत माता के हृदय में जो है मध्य प्रदेश बसा हुआ है, उसी प्रकार उन्होंने संज्ञा दी कि ये प्रदेश हृदय प्रदेश के रूप में है। तीसरा जो आता है, चौथा आता है नदियों का मायका। नदियों का मायका की बात करते हैं। जैसे नदियों का मायका क्यों कहते हैं? जैसे कोई स्त्री या कोई लड़की जिसकी शादी होती है, वह अपने ससुराल में जाती, तो ससुराल में जाकर जहां उसका मायका पितृपक्ष रहता, उसको क्या कहा जाता है? मायका। वैसे ही नदियां की बात करें, मध्य प्रदेश में 207 नदियों का उद्गम होता है। 207 नदी का उद्गम होने के बाद नर्मदा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, चंबल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद सोन बिहार और ताप्ती, सभी कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में जाती है, लेकिन इनका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। इनका पितृ पक्ष है, इनका मायका कहां है? इनका जन्म जो होगा उसको क्या कहेंगे? मायका। तो इसी प्रकार नदियों का उद्गम सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से हुआ है। इसी के कारण इस प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। बात करते हैं टाइगर स्टेट। तो 1972 में एक प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट चला था पूरे विश्व में। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइगरों की संख्या कम होती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। तो मैनी ग्रेट जो विदेशी व्यक्ति थे, उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में चालू किया। मध्य प्रदेश में 1973 में कैलाश संखला द्वारा मध्य प्रदेश में चलाया गया। जब टाइगरों की गणना की गई तो मध्य प्रदेश में, भारत में तो सबसे ज्यादा थे, लेकिन भारत में भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर मिले। तो लगातार टाइगरों की संख्या 2003 तक मध्य प्रदेश में रही सबसे ज्यादा, इसलिए इसका नाम टाइगर स्टेट रखा गया। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद 2003 के बाद ये नाम खो चुका था। कभी क्वेश्चंस आए कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा नाम खो चुका था, तो वो टाइगर स्टेट, क्योंकि 2003 के बाद मध्य प्रदेश टाइगर के नंबर पर दूसरा आ गया था। पहले कर्नाटक आया, फिर उत्तराखंड,
कर्नाटक, उत्तराखंड। लेकिन 2019 की रिपोर्ट के आधार पर 526 टाइगर जो भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 526 टाइगर पाए गए। तो इसी के आधार पर पुनः मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की उपाधि मिल गई। फिर बात करते हैं सोया स्टेट या सोयाबीन। सोयाबीन 1963 में भारत में पहली बार बोई गई थी। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार लगातार बढ़ता गया और मालवा क्षेत्र में देखा गया तो अधिकतर खरीफ की फसल के रूप में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। पूरे भारत में देखा जाए तो 48% मध्य प्रदेश से ही सोयाबीन मिलती है। इसी के आधार पर सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। हीरा स्टेट, हीरा के रूप में मध्य प्रदेश में पन्ना जिला जो खनिज एक हीरा है, खनिज के रूप में हीरा है जिसकी मूल्य बहुत ज्यादा है, तो उसी के आधार पर पन्ना जिले में खदानों, पन्ना जिले की खदानों में सबसे ज्यादा हीरा निकलता है। उसी के आधार पर मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट कहा गया। इसके बाद आता है लघु भारत। जैसे लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब भारत, दीर्घ भारत तो भारत ही है, लेकिन लघु भारत के रूप में, छोटा भारत के रूप में मध्य प्रदेश को इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण सभी राज्य के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर सभी राज्य के लोग मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसी के आधार पर मध्य प्रदेश को लघु भारत कहते हैं। एक और नया नाम निकल कर आता है जनजाति प्रदेश। जनजाति प्रदेश, जनजाति प्रदेश विश्व में देखा जाए कि सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर है तो विश्व में अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो भारत में भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजाति का प्रतिशत है 21.1%, जो कि पूरे भारत में प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो इसी के कारण मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ या 25वें जन्म पर या रजत जयंती पर राजकीय प्रतीक चिन्ह अधिनियम बनाकर प्रतीक चिन्ह घोषित किए गए। तो देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या क्या घोषित किए गए। तो पहले बात करते राजकीय या राजकीय नृत्य पुष्प। तो राजकीय पुष्प का जो नाम है वो सफेद लिली है। ये व्हाइट कलर का एक फ्लावर है जो औषधि के काम में भी आता है और पूरे मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। शीतोष्ण और उष्ण शीतोष्ण दोनों कटिबंध में ये पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो इसका साइंटिस्ट नाम है लिलियम कैंडिमम, लिलियम कैंडिमम। दूसरी बात करते हैं राजकीय नृत्य या राज्य नृत्य। जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नृत्य होते हैं। जैसे मालवा की बात करते हैं तो मालवा में जो प्रसिद्ध नृत्य है शुभ अवसर पर ढोल की ताल पर, जैसे मटकी, रजवाड़ी, वैसे ही बुंदेलखंड क्षेत्र में जो शुभ अवसर पर, विवाह के अवसर पर या जन्म, बच्चों के जन्म के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो राई। तो ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड का नृत्य है राई। बात करते हैं राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी की, तो इसका नाम है शाहबुलबुल। शाहबुलबुल एक सफेद कलंगी, उसकी जो ऊपर का सर रहता है वो काला रहता है, बाकी पूरा शरीर व्हाइट रहता है। इसकी बहुत लंबी पूंछ रहती है और ये अपनी निश्चित आयु होने पर अपना कलर चेंज कर देता है, अपना रंग बदल देता है। जैसे जैसे इसकी वायु में या आयु में वृद्धि होती है, इसकी उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे इसका रंग चेंज होता जाता है, परिवर्तन होता है। तो इसका नाम शाहबुलबुल, दुधराज, महारेनी, जैसे अलग अलग क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में इस पक्षी को महारेनी, टेटनी भी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है, मुख्य रूप से वैज्ञानिक नाम याद रखना, पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। अब बात करते हैं राजकीय पशु कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अब बारहसिंगा एक हिरण की प्रजाति है। हिरण की प्रजाति में ब्रेडरी प्रजाति,
हिरण में भी कई प्रजाति होती है, उसमें से ब्रेडरी प्रजाति का है। अब बारहसिंगा इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि जो ये हिरण है ये नर हिरण है। अब इसमें सिंगों की संख्या जो है 10 से लेकर 14 तक है। सिंगों में से जो शाखाएं निकलती है, जो सिंगों में से इस प्रकार से जो शाखाएं निकलती है, एक एवरेज माने तो एवरेज 12 लगाई गई। एक औसत देखा जाए कि इन सिंगों की जो शाखा की जो संख्या है 12 है, उसी के आधार पर इसको बारहसिंगा नाम दिया गया और ये ब्रेडरी प्रजाति का है। ये मध्य प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क कानाकिसली में पाया जाता है और इसको दलदली मृग भी, क्योंकि ये दलदल में रहना पसंद करता है, इसलिए इसको दलदली मृग भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी प्रजाति। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष बरगद या वट वृक्ष है। बरगद भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है और मध्य प्रदेश का भी राजकीय वृक्ष है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलिसिस है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वेनगेलिसिस है। अब एक और आता है राजकीय मछली। राजकीय मछली के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय मछली महासीर को घोषित किया गया है। महासीर को इसलिए घोषित किया गया है कि ये स्वच्छ पानी, ये प्रदूषण को रोकती है और स्वच्छ पानी रखती है। मुख्य रूप से जो पानी ये किस नदी में पाई जाती है? नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है। नर्मदा नदी पर जितनी भी परियोजनाएं बनी उसमें महासीर मछली रहती है क्योंकि ये प्रदूषण को रोकती है और साफ बना के रखती है। इसका वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, टोरपोट्री टोरो है। टोरपोट्री टोरो। और इसको 2011 में घोषित किया गया। इसको 2011 में राजकीय मछली घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय नाट्य। नाट्य क्या है? नाट्य मतलब ड्रामा। ड्रामा क्या है? ड्रामा मार्च है। मार्च क्या होता है? मार्च जो ये संस्कृत का एक शब्द है जिससे मंच मिलकर बनता है। इसका अर्थ होता है मंच। मंच से ही मार्च बना है। मंच का अर्थ होता है कि मंच के ऊपर ड्रामा करना। जैसे पहले एंटरटेनमेंट के कुछ साधन नहीं थे, तो आपने देखा होगा यह मुख्य रूप से मालवा का ही क्षेत्र है और उज्जैन से इसका उद्गम माना जाता है। तो गांवों के क्षेत्रों में मुख्य रूप से रामायण के पाठ करना, कृष्ण भगवान के पाठ करना या फिर कुछ भी इस प्रकार से ड्रामा करना जहां पर लोगों का एंटरटेनमेंट हो, उसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? मार्च। क्योंकि ये मंच पर ड्रामा किया जाता है, उसी के आधार पर इसका मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य मार्च है, जो मालवांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। गांवों में कृष्ण लीला का पाठ या फिर रामायण का पाठ किया जाता है, उसी को ड्रामा या उसी को मार्च कहते हैं। अब राजकीय फसल के रूप में देखेंगे। राजकीय फसल मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा देखी जाए, जो मध्य प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का नकदी फसल के रूप में वहां है सोयाबीन। सोयाबीन को ही राजकीय फसल का नाम दिया गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिमैक्स। ग्लाइसिमैक्स। राजकीय खेल यहाँ 9 अप्रैल 2013 में घोषित किया गया। जो मुख्य है मलखम का उद्गम या इसका सोर्स से देखा जाए तो उज्जैन को ही माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से मलखम खेल को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय खेल घोषित कर दिया गया है। क्योंकि मलखम से जो मलखम खिलाड़ी है उससे मलखम करने से उसका पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता है, जो अति प्राचीन खेल है। मध्य प्रदेश का जो मलखम खेल है इसमें ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, जो अति प्राचीन खेल है। मलखम से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है खिलाड़ी का। इसके बाद करते हैं राजकीय नदी के रूप में नर्मदा घोषित की गई है। नर्मदा नदी को 2017 में जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया। जीवित नदी के रूप में कैसे? यदि आप नर्मदा नदी के पानी को दूषित करते हो, प्रदूषित करते हो या उसके नदी में से रेत उत्खनन करते हो तो आपको जिस प्रकार जीवित इंसान को सजा मिलती है, वैसे ही नदी को प्रदूषण करने पर आपको उस तरह से आपको सजा मिलेगी। राजकीय चिन्ह की बात करें, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह इस प्रकार से है, जिसमें टोटल इस तरह से 24 स्तूप है। स्तूप के बाद में
धान की बालियां और गेहूं की बालियां है, इसी के अंदर बरगद का वृक्ष और बरगद के वृक्ष पर ही अशोक स्तंभ है। 24 तो आकृति के मध्य गेहूं धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है, यही राजकीय चिन्ह है। अब बात करते हैं राजकीय गान की। राजकीय गान आपने सुना होगा, सुक्का साथी, सुक्का दाता सबका साथी, सुक्का यहाँ संदेश है, माँ की गोदी पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ये इनकी जो रचयिता है ये महेश श्रीवास्तव ने ये गीत लिखा था। इसी गीत को राजकीय गान घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये आपके कुल मिलाकर राजकीय प्रतीक चिन्ह कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।